हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री बुक के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग इस चैप्टर में फार्मर्स के बारे में यानी कि किसानों के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में टाउन्स के बारे में यानी कि शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट हम लोग इस चैप्टर में किस टाइम पीरियड के किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग इस चैप्टर में 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी के बिटवीन में जितने भी किंग्स थे, फार्मर्स थे एंड जो टाउन्स का इमर्जेंस हुआ था, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली स्टेट्स यानी कि ऐसे स्टेट्स जो कि सबसे शुरुआत के टाइम पीरियड में थे, और साथ ही साथ इकोनॉमीज यानी कि उन सारे स्टेट्स में, उन सारे राज्यों में, उन सारी सोसाइटी में किस तरीके से कॉमर्स ऑर्गेनाइज था, किस तरीके से व्यापार ऑर्गेनाइज था। उन सारे इकोनॉमीज के बारे में, उन सारे अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी के बीच में जो भी टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ था, जो भी स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था, जितने भी किंग्स ने इस टाइम पीरियड के दौरान रूल किया था, इस टाइम पीरियड का जो इकोनॉमीज था, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर के नाम से इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। नाउ चैप्टर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इस टाइमलाइन को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, देन आपको कोई भी टाइम पीरियड को रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप टाइम पीरियड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। अगर मैं आपको इस चैप्टर को पिछले चैप्टर के साथ यानी कि फर्स्ट चैप्टर के साथ लिंक करके समझाऊं, फर्स्ट चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था एंड आई होप कि आप लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड याद होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज का टाइम पीरियड था, वो था फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC एंड 1900 BC के बाद से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है एंड लेट हड़प्पन फेज स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1300 BC तक रहता है। जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया, उसके बाद हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नए सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है फ्रॉम द टाइम पीरियड बिटवीन 1500 BC टू 600 BC एंड उस सिविलाइजेशन को कहा गया वैदिक सिविलाइजेशन। एंड जैसे कि सिविलाइजेशन के नाम से ही क्लियर है, वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के दौरान जो 4 इंपॉर्टेंट वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इन चारों ही इंपॉर्टेंट वेदास को कंपोज किया गया था। इस टाइम पीरियड में हमें रिलीजन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है और साथ ही साथ इस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में ही जो वर्ण सिस्टम है, जिसमें हर एक लोगों को यानी कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यास एंड शूद्र। ये जो वर्ण सिस्टम है वो भी इसी टाइम पीरियड के दौरान डेवलप्ड हुआ था, इसी टाइम पीरियड के दौरान इस वर्ण सिस्टम का भी इमर्जेंस हुआ था। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि इस चैप्टर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही वैदिक एज के बारे में बता रखा है। बट अच्छे से टाइमलाइन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद वैदिक सिविलाइजेशन का अराइज होता है एंड उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी तक जो टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड के दौरान आता है द एज ऑफ महाजनपद। महाजनपद क्या है वो तो हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो एज ऑफ महाजनपद है, इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ था, न्यू किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ था, एम्पायर्स का इमर्जेंस हुआ था एंड इसी एज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी टाइम पीरियड के बीच में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ था, उन्हीं सारे डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये जो टाइमलाइन है इसको समझाया। आई होप कि आपको ये टाइमलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। जब भी हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जैसे ही एंड हो गया, कुछ सालों के बाद
अनदर एक न्यू सिविलाइजेशन का अराइज होता है जिसको वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। एंड जैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन का एंड हो गया करीब 600 BC के टाइम पीरियड के दौरान, उसके बाद द एज ऑफ महाजनपद आता है। यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान अर्ली स्टेट्स का इमर्जेंस होता है, किंगडम्स का इमर्जेंस होता है, राज्यों का इमर्जेंस होता है। एंड हम लोग इस चैप्टर में इसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं सारे किंगडम्स एंड स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वैदिक एज के बारे में ही बता रखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आपका ये जो हिस्ट्री बुक है पार्ट 1, इस पार्ट 1 में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता रखा है, उसके बाद डायरेक्टली एज ऑफ महाजनपद के बारे में बता रखा है। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा बहुत वैदिक एज के बारे में बता रखा है। वैदिक एज का टाइम पीरियड था फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC। अगेन मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि ये सारे जो टाइम पीरियड है ये अप्रॉक्सीमेट है। अगर आपको किसी भी बुक में थोड़ा बहुत टाइम पीरियड में डिफरेंस देखने को मिले देन आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नाउ अब हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया करीब 1900 BC के टाइम पीरियड के दौरान, एंड जब 600 BC के बाद से एज ऑफ महाजनपद का इमर्जेंस होता है, राइज होता है, यानी कि नए नए किंगडम्स एंड नए नए स्टेट्स का इमर्जेंस होता है। ये जो बीच का टाइम पीरियड था जो कि लगभग 1500 ईयर का टाइम पीरियड था, इस बीच के टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिले, हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिले। ये जो बीच का टाइम पीरियड था इसी को वैदिक एज कहा गया है। एंड इस टाइम पीरियड के दौरान हमें वैदिक सिविलाइजेशन का इमर्जेंस देखने को मिला। नाउ अब हम लोग इस टाइम पीरियड के बीच में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजों का ग्रोथ हुआ था, उन सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टाइम पीरियड था, वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान ही ऋग्वेदा को कंपोज किया गया था बाय द पीपल जो कि इंडस रिवर एंड उनके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में रहा करते थे। सबसे पहला डेवलपमेंट जो कि हमें इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलता है वो होता है वेदोस का कॉम्पोजिशन, यानी कि ऋग्वेदा एंड ऋग्वेदा के साथ साथ और भी जो 3 इंपॉर्टेंट वेदास है, इन चारों ही वेदास को इसी टाइम पीरियड के बीच में कंपोज किया गया था। इसके अलावा हमें और कौन से डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे ऐसे पार्ट्स थे जिन सारे पार्ट्स में हमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिले, यानी कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, फार्मिंग का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट्स में हमें एग्रीकल्चर सेटलमेंट का इमर्जेंस देखने को मिला। बेसिकली जो नॉर्थन इंडिया का पार्ट था, उन सारे पार्ट में हमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट देखने को मिले। साथ ही साथ डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट था, डेक्कन प्लेटू किस पार्ट को कहा गया है? बेसिकली हमारा जो साउथ इंडिया है, डेक्कन प्लेटू साउथ इंडिया के बहुत सारे पार्ट को कवर करता है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और साथ ही साथ कर्नाटका स्टेट्स के भी जो कुछ पार्ट्स है। इन्हीं सारे पार्ट्स में हमें एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट देखने को मिला था इस टाइम पीरियड के दौरान। ये है आपका सेकेंड डेवलपमेंट जो कि हमें इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिला। नाउ अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें, इसी टाइम पीरियड के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को पैस्टोरल पॉपुलेशन का भी एविडेंस देखने को मिला इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगेन जो डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा है एंड जो सदर्न पार्ट वाला हिस्सा है, इन सारे हिस्सों में, इन सारे पार्ट्स में पैस्टोरल पॉपुलेशन का एविडेंस देखने को मिला। पैस्टोरल पॉपुलेशन यानी कि ऐसे लोग जिनका नोमैडिक या फिर सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है। एंड नाउ अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें, इस टाइम पीरियड के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को एक नया मोड ऑफ डिस्पोजल, यानी कि डेड बॉडी को डिस्पोज करने का, डेड बॉडी का दफनाने का जो तरीका होता है, जो मोड होता है, उसमें हिस्टोरियंस को कुछ चेंजेस देखने को मिला, कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिला। बेसिकली हिस्टोरियंस को इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिला जिसको मेगालिथ्स कहा जाता है। मेगालिथ्स में ही डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाता था। एंड ये जो न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल था, ये जो मेगालिथ्स था, ये जो इलेबोरेट यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा लार्ज जो स्टोन स्ट्रक्चर्स थे, ये हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट में मिले? बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो सेंट्रल पार्ट है एंड जो सदर्न पार्ट है, इन्हीं सारे पार्ट्स में मेगालिथ्स का इमर्जेंस देखने को मिला आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE, यानी कि 1000 BCE से आर्कियोलॉजिस्ट को ये जो मेगालिथ्स है इसके प्रूफ मिले, इसके एविडेंस मिले।
एंड कुछ कुछ केसेस में आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को ये भी देखने को मिला कि डेड बॉडी को बरीड करने के साथ साथ, डेड बॉडी को दफनाने के साथ साथ, डेड बॉडी के साथ बहुत सारे आयरन टूल्स एंड वेपन्स भी दफनाए जाते थे। एंड ये चीज़ हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में भी देखने को मिला कि डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ों को दफनाया जाता था। सो डेड बॉडी के साथ कुछ ना कुछ प्रेशियस चीज़ों को दफनाने का जो प्रोसेस है, ये ना सिर्फ वैदिक एज में स्टार्ट होता है बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हो गया था। सो विद दिस हमने वैदिक एज के बारे में जान लिया। सो वैदिक एज के बारे में बस इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा था। सो आपको बस इतना ही इंफॉर्मेशन याद भी रखना है कि वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में था। वैदिक एज के टाइम पीरियड के दौरान ऋग्वेदा का कंपोजिशन किया जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर सेटलमेंट का इमर्जेंस देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड के दौरान पेस्टोरल पॉपुलेशन का एविडेंस देखने को मिलता है। एंड इन सब के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो है मेगालिथ्स, यानी कि बहुत ही इलेबोरेट, बहुत ही बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। सो इन सारे पॉइंट्स को ही आप लोगों को बस याद रखना है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन में ही अब हमें 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी C, जिसके बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, सो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। सो 6th सेंचुरी BC के बाद से आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को कुछ न्यू ट्रेंड्स यानी कि कुछ न्यू डेवलपमेंट्स, कुछ न्यू चेंजेस के एविडेंस मिले। एंड 6th सेंचुरी BC के बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, सो उन सारे ही डेवलपमेंट में से जो सबसे विजिबल यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था वो था इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम। यानी कि 6th सेंचुरी BC के बाद से ही हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में शुरुआत के स्टेट्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है, यानी कि राज्यों का इमर्जेंस देखने को मिलता है। एम्पायर्स एंड किंगडम्स यानी कि साम्राज्यों का इमर्जेंस देखने को मिलता है। सो जैसे कि हमें बचपन से ही ये बताया जाता है कि पिछले के टाइम पीरियड के दौरान राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड होता था, पिछले के टाइम पीरियड के दौरान राज्य हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे। सो ये जो एम्पायर, किंगडम्स, ये सब की जो शुरुआत है वो 6th सेंचुरी BC के बाद से ही होता है। इससे पहले हमें कोई भी एम्पायर या फिर कोई भी स्टेट्स वगैरह का एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा एज था, एक ऐसा सिविलाइजेशन था जिसमें हमें शहरों का एविडेंस देखने को मिलता है। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद ये जो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था, सो इस टाइम पीरियड में हमें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज या फिर स्टेट्स के इमर्जेंस देखने को नहीं मिलता है। एंड जब वैदिक सिविलाइजेशन खत्म होता है 6th सेंचुरी BC में, सो 6th सेंचुरी BC के बाद से अगेन हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ शुरुआत के स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स का इमर्जेंस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कुछ न्यू टाउन्स यानी कि कुछ नए शहरों का भी इमर्जेंस देखने को मिलता है। कुछ न्यू टाउन्स भी अपीयर होते हैं हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट में। नाउ नेक्स्ट हमें इंट्रोडक्शन में सोर्सेस के बारे में बता रखा है। सो जैसे कि हम लोग हर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन के साथ साथ सोर्सेस को भी पढ़ते हैं। सोर्सेस यानी कि ऐसे कौन से एविडेंस है हमारे पास जिसके थ्रू हमें इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE के बीच में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुआ था हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सो इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है। सो उन्हीं सारे सोर्सेस के बारे में हमें बता रखा है। सो बेसिकली जो हिस्टोरियंस होते हैं वे लोग उस टाइम पीरियड के दौरान जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुआ था उसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ रेंज ऑफ सोर्सेस। जैसे कि सबसे पहला है इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। सो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, यानी कि जब भी किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है, कट करके, इनग्रेव्ड करके कुछ ना कुछ लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोन, पिलर या फिर पोट्री। सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उन सारे हार्ड सरफेस के ऊपर जब कुछ कट करके, इनग्रेव्ड करके लिखा जाता है, तो उन्हीं सारे राइटिंग्स को हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सो जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, हिस्टोरियंस को पुराने टाइम पीरियड के, सो उन सारे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है उस टाइम पीरियड के चेंजेस के बारे में, उस टाइम पीरियड के डेवलपमेंट के बारे में। साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है रिटन मैटेरियल। सो पुराने टाइम पीरियड के जो भी रिटन मैटेरियल आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जो भी पुराने टेक्स्ट वगैरह आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, हिस्टोरियंस को मिले हैं, सो उन सारे टेक्सेस से भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम द अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ इंडिका से भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो कुछ ऐसे टेक्स्ट है
है जो कि आज के टाइम पीरियड में भी प्रिजर्व्ड है। सो उन्हीं सारे टेक्सेस के द्वारा हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है ना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कॉइन्स यानी कि सिक्के। सो कॉइन्स में भी बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे कॉइन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं जिन सारे कॉइन्स में पिक्चर्स भी बना हुआ रहता है। सो उन सारे कॉइन्स के द्वारा भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है पुराने टाइम पीरियड का। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है विजुअल मटेरियल। विजुअल मटेरियल यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हम देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स या फिर किसी भी टाइप का मॉन्यूमेंट्स हो गया, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट्स हो गया, या फिर आप कह सकते हैं जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। सो उन सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, उन सारे विजुअल मटेरियल से भी हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है उस टाइम पीरियड का। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे जिसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है पुराने टाइम पीरियड के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुराने टाइम पीरियड के हिस्ट्री को समझने के लिए। सो विद दिस हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें वैदिक एज के बारे में बता रखा है। उसके बाद 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुआ था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है एंड एट द लास्ट हमें सोर्सेज के बारे में बता रखा है। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिप एंड पियादशी। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जो टर्म है इपिग्राफी, सबसे पहले आप इसको समझो। सो इपिग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। सो जो सोर्सेस है हमारे पास, जो इंस्क्रिप्शन है जिसका मतलब मैंने आप लोगों को समझाया। सो इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी होता है उसी को इपिग्राफी कहा जाता है। सो हमारे इंडियन एपिग्राफी में हमें एक बहुत ही मोमेंटस यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1830s। सो 1830s के टाइम पीरियड में हमारा जो इंडियन एपिग्राफी था यानी कि इंडिया के जितने भी इंस्क्रिप्शन वगैरह थे, सो उनको स्टडी करने का जो प्रोसेस था, उनको स्टडी करने का जो तरीका था, उसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सो हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के दौरान। सो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट फैक्ट्री के एक ऑफिसर थे। मिंट फैक्ट्री यानी कि जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं। सो उस मिंट फैक्ट्री के एक ऑफिसर थे। सो 1830s के टाइम पीरियड के दौरान जेम्स प्रिंसेप ने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे, जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन थे, यानी कि सबसे जो पुराने इंस्क्रिप्शन एंड जो कॉइन्स थे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक्सकेवेशन के दौरान मिले थे। सो उन सारे इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स में लिखने के लिए जो दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जो दो लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। सो इस चीज को जेम्स प्रिंसेप ने 1830s के टाइम पीरियड में डिसाइफर किया था। सो डिसाइफर का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आप लोगों को समझाया था। सो डिसाइफर का मतलब होता है किसी भी राइटिंग को समझना, किसी भी राइटिंग का अर्थ निकालना, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। सो बेसिकली जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मिले थे, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स में लिखने के लिए दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। सो स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। सो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज दो डिफरेंट चीजें होती है, आप दोनों को सेम मत समझो। सो इसको अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सो जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सो इंग्लिश को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसको लैटिन या फिर रोमन अल्फाबेट कहा जाता है, ABCD। सो ये क्या है, रोमन अल्फाबेट है। सो इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश को लिखने के लिए। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, सो जैसे कि हिंदी। सो हिंदी भी एक लैंग्वेज है एंड हिंदी लिखने के लिए किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि क ख ग घ, ये क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। सो हिंदी को लिखने के लिए इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो सेम इसी तरीके से पुराने जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, पुराने जितने भी कॉइन्स मिले हैं हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, सो उन सारे अर्लीस्ट, उन सारे पुराने इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स में जिन दो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जिन दो लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, वो था ब्राह्मी एंड खरोष्टी। सो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को ही डिसाइफर किया था, यानी कि इन दोनों स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, इन दोनों स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है, इसको जेम्स प्रिंसेप ने ही समझा था। एंड जब किसी भी व्यक्ति को स्क्रिप्ट समझ में आ गया, देन वो लैंग्वेज को भी बहुत ही आसानी से समझ सकता है। सो 1830s के टाइम पीरियड के दौरान हमें अपने इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के दौरान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया था, जिस स्क्रिप्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स को लिखने के लिए।
नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जब जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया, उसके बाद उन्होंने इंस्क्रिप्शन को पढ़ना स्टार्ट किया। जब उन्होंने इंस्क्रिप्शन को पढ़ना स्टार्ट किया, देन उन्होंने ये देखा कि बेसिकली एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिस इंस्क्रिप्शन में एक राजा को मेंशन किया गया है विद द नेम ऑफ पियादशी या फिर विद द टाइटल ऑफ पियादशी, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, यानी कि जिसे देखना बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है, जिसे देखना बहुत ज्यादा मनमोहक होता है। उसके बाद जेम्स प्रिंसिप ने दूसरे इंस्क्रिप्शन को भी स्टडी करना स्टार्ट किया जो कि यही सेम स्क्रिप्ट में लिखा गया था। दूसरे इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये देखा कि वो राजा जिसको पियादशी टाइटल से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको पियादशी टाइटल से रेफर किया गया है, वही सेम राजा को अशोका नाम से भी रेफर किया गया है दूसरे इंस्क्रिप्शन में। अशोका के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, प्रीवियस के क्लासेस में आप लोगों ने अशोका के बारे में पढ़ा ही होगा। अशोका मौर्यन एम्पायर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर थे, एक बहुत ही फेमस रूलर थे। एंड अशोका के बारे में हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी पता चलता है, अशोका एक बहुत ज्यादा फेमस रूलर थे, ये चीज हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी पता चलता है। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स बेसिकली इसी तरीके से पुरानी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उनके पास जितने भी सोर्सेस रहते हैं, उन सारे ही सोर्सेस को पहले वो अच्छी तरीके से समझते हैं एंड उसके बाद सारे ही सोर्सेस को एक दूसरे के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें अशोका के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी पता चलता है एंड अशोका के ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस थे, बेसिकली अशोका के तो पिलर्स भी थे, जब आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे। अशोकन पिलर्स से भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। हिस्टोरियंस या फिर स्कॉलर्स क्या करते हैं, सारे ही सोर्सेस को अच्छे से स्टडी करते हैं और सारे ही सोर्सेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं एंड उसके बाद जो भी कॉमन आंसर निकल के आता है, जो भी एग्जैक्ट आंसर निकल के आता है, वही चीज हमें बताते हैं। आई होप कि आपको ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसीलिए टॉपिक का नाम है प्रिंसिप, यानी कि प्रिंसिप यहाँ पे जेम्स प्रिंसिप को कहा गया है एंड पियादशी यानी कि पियादशी यहाँ पे किंग अशोका को कहा गया है। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि पियादशी ये जो टाइटल है ये किस किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था इंस्क्रिप्शन में, या फिर ये जो टाइटल है पियादशी इसका मतलब क्या होता है। 1 मार्क के लिए या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें रिजल्ट के बारे में बता रखा है, यानी कि जब जेम्स प्रिंसिप ने दोनों ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया, इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जब जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया, इस चीज ने हमारे अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस था, जो जानने का प्रोसेस था, उसको एक नया डायरेक्शन दिया, उसको एक नया दिशा दिया। क्योंकि उस टाइम पीरियड के जितने भी यूरोपियन एंड जो इंडियन स्कॉलर थे, जो हिस्टोरियंस थे, वे लोग ज्यादातर इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट के ऊपर ही डिपेंड होते थे, यानी कि इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करते थे, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे होते थे। इन्हीं सारे इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करते थे टू रिकंस्ट्रक्ट द लिनेजेस ऑफ मेजर डायनेस्टीज दैट हैड रूल्ड द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर मेजर डायनेस्टीज ने रूल किया था, जितने भी वंशों ने रूल किया था, इंपॉर्टेंट किंग्स ने रूल किया था। इन सारे हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए, इन सारे हिस्ट्री को, इन सारे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस बेसिकली इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट के ऊपर ही डिपेंड थे। जब हिस्टोरियंस को ये मालूम चल गया कि इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन को लिखने के लिए किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया था, वो लोग आसानी से लैंग्वेज को भी फाइंड आउट कर लेते थे। एंड जब हिस्टोरियंस को लैंग्वेज पता चल गया, देन वो लोग बहुत ही आसानी से उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को जान सकते हैं, उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि अच्छा उस टाइम पीरियड में इस राजाओं ने रूल किया था, इस राजा का ये नाम था, इन सारे राजाओं को अलग अलग टाइटल्स भी दिया जाता था, कब से कब तक किसने रूल किया था। वो जो पूरा जो हिस्ट्री है, जो इंडिया का इतिहास है, वो हमें पता चल जाएगा। इसीलिए जब जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना गया हमारे इंडियन एपिग्राफी में। नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है दैट एज अ रिजल्ट, यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जैसे ही हिस्टोरियंस को ये पता चल गया कि इंस्क्रिप्शन में किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था लिखने के लिए, लैंग्वेज क्या है, करीब 20th सेंचुरी के अर्ली के डिकेड्स में ही हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारा जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको हिस्टोरियंस ने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, उसको हिस्टोरियंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिया। यानी कि 20th सेंचुरी की अर्ली डिकेड्स तक हमारे पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया था कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सके। यानी कि हमें पता चल गया था कि अच्छा सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ था, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद महाजनपद का राइज हुआ, एंड उसके बाद का जो हिस्ट्री है सब कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लिया था।
एंड जब हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ने हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को फाइंड आउट कर लिया, हमारे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से डायनेस्टीज ने रूल किया था, कौन से इंपॉर्टेंट राजाओं ने रूल किया था, कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा थे, पावरफुल राजा थे, कौन कौन वीक राजा थे। सो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने फोकस को दूसरे डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट किया, यानी कि अब हिस्टोरियंस ने, अब स्कॉलर्स ने ये जानने की कोशिश की कि पुराने टाइम पीरियड में कौन से पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, कौन से इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, किस तरीके का इकोनॉमी था पुराने टाइम पीरियड में, एंड कौन से सोशल डेवलपमेंट्स हुए थे, सोसाइटी में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ था। और साथ ही साथ स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने इन तीनों ही चीज़ों के कनेक्शन को देखने की कोशिश की, यानी कि एंशियंट टाइम पीरियड में जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, जितने भी इकोनॉमिक एंड जो सोशल डेवलपमेंट हुआ था, क्या इन तीनों ही चीज़ों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्या ये तीनों ही चीज़ आपस में लिंक करता है। सो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, इस चीज़ को फाइंड आउट करना स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने स्टार्ट कर दिया था। सो विद दिस ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको फर्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।